नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। लोकसभा के चुनाव के लगभग सारे परिणाम आ गए हैं और किसी ने इस बात की अपेक्षा नहीं की होगी, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश, इतना बड़ा प्रतिसाद और इतनी बड़ी जीत मिल जाएगी। उनके तमाम चाटुकार, एग्जिट पोल की एजेंसीज, जितनी भी संस्थाएं थी, उन तमाम संस्थाओं ने 1 तारीख के शाम के बाद लगातार इस बात की चर्चा पूरे देश में करवा दी गई। 370 तो पार है ही। कई संस्थाओं ने तो मोदी के उस नारे को बुलंद कर दिया कि अब की बार 400 पार। और 2 और 3 2 दिन इस प्रकार की चर्चा खास करके एग्जिट पोल के संस्थाएं ने किया। और जैसे ही 4 तारीख के सुबह से मतगणना की शुरुआत हुई और जैसे जैसे मतगणनाओं के चरण बढ़ते चले गए, वैसे वैसे तमाम एग्जिट पोल के संस्थाओं का जो असली चेहरा है वो भी बेनकाब होने लगा। और दोपहर होते होते एग्जिट पोल कितने झूठे थे, सच से कितने दूर थे, और कहीं ना कहीं ये आंकड़े इस ओर इंगित कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये तमाम खेल कहीं एक जगह से हुआ है और वो आंकड़े अलग अलग संस्थाओं को दे दिए गए। चाहे दिए गए या ना दिए गए हो, लेकिन 18वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद इस देश के वो तमाम संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं की विश्वासार्हता अब लगभग शून्य हो गई है। चुनाव के परिणाम के बाद फिर राजकीय गतिविधि तेज होने लगी है। इंडिया गठबंधन, जिसको 234 सीटें मिली है, उसने भी कहा है कि सरकार हम भी बना सकते हैं। सवाल इस बात का है, कल से जो चर्चाएं चल रही है कि इस मतदान को किस रूप में देखा जाना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूं कि ये मतदान लोगों ने नरेंद्र मोदी के ब्रांड को एक सिरे से खारिज कर दिया है। इस मतदान ने, जनादेश ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जिस तरीके से पार्टी चलाते हो या जिस तरीके से ये लोगों ने सरकार चलाई हो, उस तरीके को खारिज कर दिया है। इस जनादेश ने भारतीय जनता पार्टी को ये कह दिया है कि जनता, मतदाता यही सर्वशक्तिमान है। जनता, नागरिक और मतदाताओं को जब जब जिस पार्टी ने, जिस सत्ताधीश ने अपना गुलाम समझा है या अपने मुट्ठी में है समझा है, तब तब जनता ने जनादेश के माध्यम से उसको उस नशे से बाहर किया है और धरती पे उतारा है, जमीन पे लाके रखा है। ये मतदान विशेष करके नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 370 पार का नारा दिया, जिन्होंने 400 पार का नारा दिया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जिसको उनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और ऐसी पार्टी जब चुनाव में उतर रही है और लोकशाही जिस देश के अंदर कहा जाता है कि दुनिया में अगर सबसे बड़ी लोकशाही है तो भारत में है, तो ऐसे देश में जब चुनाव में करोड़ों करोड़ों लोगों का, मतदाताओं का वोट मांग रहे हैं, तो यही अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी को जाहिरनामा तक निकालने नहीं दिया और खुद का गारंटी वाला जाहिरनामा उन्होंने निकाला। इस जनादेश ने नरेंद्र मोदी के
गारंटी वाले घोषणा पत्र को एक सिरे से खारिज कर दिया। यहीं तक नहीं, नरेंद्र मोदी जिस बनारस से चुनाव लड़े वो एक मिसाल कायम करने में भी पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए। 2019 में जो नरेंद्र मोदी ने 5.5 लाख के मतों से चुनाव जीता था, 2024 आते आते उनका मतों का अंतर 1.5 लाख हो गया। इसलिए नरेंद्र मोदी की ये जीत एक सर्वसामान्य जीत है। इसलिए राजनीतिक सुचिता, राजनीतिक नैतिकता ये कहती है कि ये मतदान और जनादेश न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अकेले 60 के ऊपर सीटें कम हो गई है। इसका मतलब यह है कि ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी है और ये जनादेश विशेष करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। ये जनादेश नरेंद्र मोदी जिस मानसिकता और जिस राजनीति के वो बादशाह अपने आप को कहलाते हैं, वो है नफरत। और नफरत की राजनीति और नफरत की भाषा पे यकीन करने वाले और नफरत की बुनियाद पे देश को बांटने वाले और नफरत की बुनियाद पे देश के मतदाताओं का वोट लेने की कोशिश करने वाले नरेंद्र मोदी को इस चुनाव ने जो है नकार दिया है। इसलिए इस राजनीतिक और लोकशाही में नैतिकता एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले तो इस्तीफा देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अगला सरकार जो भी बनेगी मैं उस सरकार का नेतृत्व नहीं करूंगा। ये जनादेश कई अन्य तरीकों से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी ना रहकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की निजी संस्था के रूप में उसको तब्दील कर दिया गया। पार्टी के अंदर अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ के अलावा किसी को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। इतना डर, इतना खौफ कि कोई नेता, चाहे नरेंद्र मोदी से वरिष्ठ क्यों ना हो, चाहे कोई नेता नरेंद्र मोदी से अनुभव में क्यों न बड़ा हो, लेकिन किसी नेता की हिम्मत नहीं कि सवाल खड़ा कर दे पार्टी के अंदर। इसलिए ये देखते हैं हम कि कई काबिल नेता भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद उनकी स्थिति ऐसी है मानो कि उनकी कोई जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कोई जो है पार्टी में नहीं है। इसलिए ये चर्चाएं पिछले कई वर्षों से पूरे देश में चल रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत घुटन और कई नेता जो है अपमानित महसूस कर रहे हैं और समय का वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपनी घुटन को बाहर निकाल सके और कब इस पूरी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चुंगल से मुक्त करा सके। हम सबको याद है तीसरे चरण के बाद शायद चौथे चरण के चलते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निर्भर नहीं है। हम अब बहुत बड़े हो गए हैं, हमारा काफी विस्तार हो गया है, हम अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं। और जनादेश इस प्रकार से आया कि भारतीय जनता पार्टी को भी एक साधारण बहुमत भी नहीं मिल सका। 272 से कोसों दूर नरेंद्र मोदी की
पार्टी भारतीय जनता पार्टी आज है। इसलिए जो आरएसएस ये महसूस करती थी कि कल कल का लड़का जिसको हमने पैदा किया, बड़ा किया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया कि अब वो देश की सत्ता पे आया, वही बाप को कह रहा है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अब अपना देखो, हमें अपना काम करने दो। लेकिन जनादेश ने जो स्थिति बना दी है कि जहां एक तरफ बीजेपी के अंदर भी नेताओं में भी जिस प्रकार की घुटन थी, उसी प्रकार आरएसएस के सामने भी ये चुनौती और चिंता, ये परेशानी थी कि आखिर उसके जितने भी जन संगठन होंगे, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो जन संगठन है उनका, वो है भारतीय जनता पार्टी। और यही अगर हमारी बात नहीं सुनना चाहता है, यही अगर हमारे एक दायरे में नहीं रहना चाहता है, यही अगर आरएसएस को दूर रखना चाहता है, तो फिर आरएसएस का क्या मायने है। आरएसएस काफी परेशान थी, आखिर क्या किया जाए, क्या वो तरीका ढूंढा जाए जिससे इस भारतीय जनता पार्टी पर और देश की सत्ता पर अपना एक अप्रत्यक्ष रूप से शिकंजा बना कर रख सके। लेकिन जनादेश इस तरीके से निकला है कि नरेंद्र मोदी परेशान, अमित शाह परेशान, क्योंकि अब उनको इस बात का डर सताने लगा है कि पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व को लेकर विरोध के स्वर उठ सकते हैं। वो कदावर नेता जो बचे हैं पार्टी के अंदर, उसमें से कुछ लोग जीत के आए हैं, वो अब गोलबंद हो सकते हैं और एक नई रणनीति बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनेता जनादेश का सम्मान नहीं करना चाहता है, जो राजनेता जनादेश के अनुरूप अपना व्यवहार करना नहीं चाहता है, जो राजनेता अपने आप को पार्टी, देश, समाज से ऊपर समझता है, ऐसे राजनेता को रास्ते पे लाने का ये जो मौका मिला है, ये अवसर जो मिला है, शायद मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है उसको अकेले को पूर्ण बहुमत मिला नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता चुनने में, अगले प्रधानमंत्री कौन होगा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, इन तमाम निर्णयों में शायद आरएसएस निर्णायक भूमिका निभाने जा रही है। यूं कहूं, शायद निभाएगी, क्योंकि इस वक्त अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग लोकशाही को स्थापित नहीं कर पाएंगे, अगर इस परिस्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व और पार्टी किसी एक की बपोती नहीं है, इस प्रकार की भूमिका अगर नहीं लेंगे, तो 10 साल में जो हाल हुए हैं, और अगर यही नेतृत्व अमित शाह और नरेंद्र मोदी का चला, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को और बुरे दिन देखने मिलेंगे। आरएसएस की अवस्था और खराब हो जाएगी। जहां तक इस जनादेश में भारतीय जनता पार्टी का सवाल अगर है, तो गुजरात से भी एक सीट वो खोए हैं, राजस्थान से कई सीटें खोए हैं। एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक सीट जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने खोई थी, वो वापस लाई है, और 100% का तमगा अगर किसी राज्य से भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है, वो मध्य प्रदेश है। और इसलिए ये देखना
बहुत दिलचस्प होगा कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस निर्णायक भूमिका निभाएगी या नहीं। मोदी इन तमाम खतरों को भांपते हुए मोदी को इस बात की पूरी आशंका है कि पार्टी के अंदर उनके खिलाफ बगावत हो सकती है। मोदी और अमित शाह को इस बात का अंदेशा है कि एनडीए के अन्य घटक दल जो है, अगर ज्यादा समय निकलता है सरकार स्थापन करने की, जिसको बोलते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति के पास जाकर सरकार स्थापन करने की अनुशंसा करने में अगर देरी होती है, हो सकता है घटक दल भी अपनी शर्तें बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि आरएसएस को समय मिल सकता है कि पार्टी के अंदर इन तमाम निर्णय लेने की प्रक्रिया में वो और ज़्यादा गहरी भूमिका निभा सके। इसलिए हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी कल से ही अपनी रणनीति पे काम करने लग गए हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि सरकार पेश करने का दावा और इस प्रकार का पत्र दिया जाए। ये महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सरकार बनाना चाहते हैं, हमारा ये बहुमत है, ऐसा पत्र जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह लिखवाना चाहते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं है, उन्होंने आज इस्तीफा दिया है। अगर पत्र देना है महामहिम राष्ट्रपति को, पत्र इतना ही दिया जाता है कि हमारे पास, हमारे गठबंधन के पास बहुमत है और वो तमाम लोगों के नाम और सही उसके अंदर होते हैं उस पत्रों के में, जहां ये आश्वासित किया जा सके महामहिम को कि हाँ, जो सरकार स्थापन करने की बात कर रहे हैं, जो पत्र दे रहे हैं, उनके पास निश्चित तौर पर बहुमत है। तो उस पत्र पाने के बाद महामहिम सरकार बनाने के लिए उस पार्टी को बुलाती है, उस संसदीय दल को बुलाती है। लेकिन आप अगर ऐसा लिखोगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो ये संविधान के खिलाफ है, उल्लंघन है। ये सारी तिकड़मबाजी नरेंद्र मोदी और अमित शाह करने में लग गए हैं। कहीं न कहीं उनको चिंता सता रही है। देखना है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस वक्त अपनी भारतीय जनता पार्टी पर निर्णायक शिकंजा कसती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल किसी और नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।